हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 39 की, दैट इज ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सेक्शन 39 बेसिकली बात करता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे किसी थर्ड पर्सन का राइट जुड़ा हुआ है मेंटेनेंस क्लेम करने का, या उसका एडवांसमेंट का राइट उस प्रॉपर्टी के साथ में अटैच है और उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है, तब उस राइट का क्या होगा? क्या वो राइट भी कैरी फॉरवर्ड होगा या वो राइट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा? और ये जो टर्म यहाँ पे यूज हो रही है थर्ड पर्सन, ये किसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल की गई है? कौन कौन पर्सन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में लाई करेंगे? और साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टेड केस, विजयन वर्सेस शोभना का 2007 का ये केस था, जिसमें एक हस्बैंड अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को ही डिस्पोज ऑफ कर देता है ताकि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े अपनी वाइफ और बच्चों को। तो आइए शुरुआत करते हैं बेयर एक्ट के साथ में। बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके साथ में एक थर्ड पर्सन का राइट जुड़ा हुआ है मेंटेनेंस क्लेम करने का, या राइट ऑफ एडवांसमेंट वहां पे अटैच है, या उसका राइट जुड़ा हुआ है मैरिज में बेनिफिट गेन करने का, एंड सच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, और उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन मतलब प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेल की फॉर्म में, मॉर्गेज की फॉर्म में या लीज के फॉर्म में हो रहा है, और विदाउट कंसिडरेशन का मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर गिफ्ट के तौर पे हो रहा है, यानी कि एक ग्रेटिटुअस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर है। तो इस पूरे सिनेरियो में जो ट्रांसफरी होगा, ट्रांसफरी के अगेंस्ट उस थर्ड पर्सन का राइट कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, ये पूरे तरीके से डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या प्रॉपर्टी को रिसीव करते समय ट्रांसफरी के पास में इस बात का नोटिस था कि जिस प्रॉपर्टी को वो परचेज कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के साथ में ट्रांसफर के अलावा भी किसी थर्ड पर्सन का राइट जुड़ा हुआ है। और अगर ट्रांसफरी के पास में ऐसी कोई जानकारी है फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को परचेज करता है, तो जो थर्ड पर्सन का राइट होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ट्रांसफरी के अगेंस्ट में। लेकिन अगर ट्रांसफरी के पास में ऐसा कोई नोटिस नहीं है, उसकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहा है उसमें ट्रांसफर के अलावा भी किसी थर्ड पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो विद कंसिडरेशन हो रहा है, तब ट्रांसफरी की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसके पास में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है सी को। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें बी एक डिपेंडेंट के तौर पे जुड़ा हुआ है, यानी कि बी का इंटरेस्ट भी इस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो बी का जो इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ा हुआ है वो सी के पास में कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, ये पूरे तौर पे इस चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या सी ने प्रॉपर्टी को खरीदते समय ये जानकारी निकाली कि इस प्रॉपर्टी में ए के अलावा भी कोई पर्सन इन्वॉल्व है। और अगर सी के पास में ऐसा कोई नोटिस है, ऐसी जानकारी है कि इस प्रॉपर्टी में ए के अलावा भी बी इन्वॉल्व है और वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए भी उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, तो बी का राइट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सी के अगेंस्ट, और सी बाउंड होगा उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस देने के लिए बी को। लेकिन अगर सी के नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है कि ए के अलावा बी भी इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है और सी विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, तो सी की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी और बी एंटाइटल्ड नहीं होगा सी के अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान देने वाली है कि इस पूरे सिनेरियो में सब कुछ प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होगी वो केवल और केवल सी की होगी।
जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 103 भी कहता है। सो केवल सी ही वो पर्सन होगा जिसको कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि उसके पास में ऐसा कोई नोटिस था या नहीं था। अब वो जो नोटिस है वो एक्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है या इंप्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है। और एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सेक्शन के अंदर जो थर्ड पर्सन या इस डिपेंडेंट वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें केवल वही लोग आएंगे जिनको डिफाइन किया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर। ऐसा कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन 21 के अंदर लिस्टेड नहीं है, वो एंटाइटल्ड नहीं होगा इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम फाइल करने के लिए। इसको एक केस से समझते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, जो केस है हमारे पास विजयन वर्सेस शोभना का 2007 का ये केस था। इसमें हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देता है ताकि उसको उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस ना देना पड़े अपनी वाइफ और बच्चों को। बाद में प्रॉपर्टी जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करती है और वहां पे ये क्वेश्चन रखती है कि इस प्रॉपर्टी में क्या वाइफ का कोई राइट नहीं बनता मेंटेनेंस क्लेम करने का? क्या वाइफ सेक्शन 28 का सहारा लेते हुए मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है? और क्या वाइफ और बच्चे उस थर्ड पर्सन जो शब्द यहां पे इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर नहीं आते हैं? सो कोर्ट वहां पे आंसर देता है नो। और साथ में कोर्ट इंटरप्रेट करता है कि सेक्शन 39 के अंदर जो थर्ड पर्सन वर्ड का यूज हुआ है उसमें केवल वही लोग आएंगे जिनको लिस्टेड किया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर, और केवल वही लोग सेक्शन 28 का सहारा लेके मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वाइफ और बच्चे सेक्शन 21 के अंदर नहीं आते, इसलिए वाइफ का यहाँ पे कोई राइट नहीं बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी में हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम कर सके। साथ में कोर्ट यहाँ पे ये भी इंडिकेट करता है कि जो मेंटेनेंस का राइट होता है वाइफ का, वो हस्बैंड के अगेंस्ट एक पर्सनल राइट होता है। इसमें सेक्शन 39 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इस केस में वाइफ एंटाइटल्ड नहीं हुई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम फाइल करने के लिए। सो गाइज, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको समझ पाए होंगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।